नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। योगी चाहते हैं कि जनता जो है वो विकास की रेल में तीसरा इंजन भी जोड़ दिया जाए, जिसके लिए वो मुस्लिमों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के इस मुहिम में आरएसएस भी उनके साथ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट अपने पक्ष में किया जाए। योगी यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हैं। जनता को गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और माफियाओं से मुक्ति दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी माफिया भी मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति में लगा है। विपक्ष के तुष्टीकरण का जवाब योगी मोदी सशक्तिकरण और संतुष्टीकरण से दे रहे हैं। अतीक अशरफ के खात्मे और माफिया अंसारी ब्रदर्स को दोषी घोषित किए जाने का चुनाव में क्या असर होगा, मुस्लिम किसके साथ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर और माफिया के अंत जैसे मुद्दों पर बीजेपी कितने वोट बटोर पाएगी, आज ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि एक बयान के बाद सवाल यह है कि अतीक अशरफ की हत्या आखिर किसके उकसाने पर हुई। यूपी में लोकल चुनाव पूरे वोकल तरीके से हो रहा है। जिस चुनाव में मुद्दे मोहल्लों और गलियों के होते हैं, उसमें प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा हावी है। चुनाव पूरे यूपी में है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा प्रयागराज और मऊ की है। अतीक गैंग का सफाया हो या अंसारी ब्रदर्स को हवालात मुकर्रर होना हो, यूपी में हर तरफ चर्चा इसी की है और पूरा चुनाव इसी पर आकर टिक गया है। जहां कभी माफिया अतीक की तूती बोलती थी, वहां अब अतीक मिट्टी में मिल चुका है। वहां मंगलवार को योगी हुंकार भरने वाले हैं। जाहिर है माफियाओं के सफाए पर योगी के तेवर तल्ख होंगे, क्योंकि लगातार सीएम योगी माफियाओं के सफाए पर मुखर नजर आ रहे हैं। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का शरीफ व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने को लेकर बीजेपी अटैकिंग कैंपेन कर रही है, तो वहीं विरोधी भी अपने अपने लिहाज से शहमात का खेल खेलने में लगे हैं। मेरठ में बीएसपी के मेयर प्रत्याशी खुलेआम अतीक की हत्या के लिए समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव को जिम्मेदार बताकर अल्पसंख्यक वोट अपने पाले करने की मुहिम में लग गए हैं। पड़ेगा, हकीकत बात भी यही है। खुद उसका लड़का क्या ना समाजवादी से मनवा, साफ बात है, तो क्लियर बात है। सभी लोग वोटरों की समझ में भी आ गई। आज तुम देख लो आजम का क्या हाल हो गया, बताओ। आजम का क्या हो गया, याकूब भाई का क्या हाल हो गया, मुसलमानों को पता नहीं, मुसलमानों के दिमाग में नहीं है। एक और जहां माफियाओं के सफाए पर जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं अक्सर ऐसे मामलों पर बयानों से बचने वाली आरएसएस भी अब खुलकर अतीक सरीखे लोगों को इंसानियत का दुश्मन बता रही है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुस्लिमों को समझाया कि माफियागिरी का रास्ता जहन्नुम की ओर जाता है, जन्नत की ओर नहीं। अगर अतीक के, अमृतपाल के और नक्सलियों के रास्ते से जन्नत नसीब होती, तो फिर सारा शैतान जन्नत में बैठता, इंसान सब जन्नत में होता। इसलिए मैंने प्रयाग फोन किया था। मैंने कहा कि मैं उसके अतीक के नाना नानी से या दादा दादी से, फूफा फूफी से बात करना चाहता हूँ। जब बेटा बिगड़ा था, तुमने उनको समझाया था कि नहीं कि ये शैतान का रास्ता है, इस रास्ते पर मत चल। माफियाओं के खात्मे ने इस लोकल चुनाव में सरगर्मियां बढ़ा दी है। गली मोहल्लों की राजनीति को कौन पूछे, तकरार सीधे सीएम बनाम एक्स सीएम की जारी है। बुलडोजर की चर्चाओं के बीच एक गाना भी वायरल है, जिसमें माफिया अखिलेश को याद कर रही हैं। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। योगी का नो कर्फ्यू नो दंगा का नारा हिट साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के सामने अजीब हालात हैं। ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है।
ना माफियाओं के साथ हो पा रहे हैं, ना माफियाओं का तमगा पीछा छोड़ रहा है। यही वजह है कि यूपी का ये लोकल चुनाव हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ शांतनु गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शादाब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी अतीक अशरफ के खात्मे, माफिया के मिट्टी में मिलाने को लेकर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन विरोधियों को लगता है कि अखिलेश यादव अगर आपको नहीं उकसाते तो आपकी नजर तिरछी ना होती माफिया को लेकर। देखिए प्राची जी, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बने, इसकी मुहिम 19 मार्च 2017 को ही शुरू हो गई थी। उमेश पाल की हत्या के पहले भी अतीक अहमद की जो काली कमाई थी, जो अवैध कब्जे थे या जो नेटवर्क था, उस पर कार्रवाई चल रही थी। तभी विभिन्न एजेंसियां काम कर रही थी। हाँ, ये बात ठीक है कि उमेश पाल की जिस तरह से दुर्दांत हत्या हुई, उसमें हमारे 2 सिपाही भी मारे गए। उसके बाद पुलिस ने और कड़ी कार्रवाई की और तमाम उनके गुर्गे इनकाउंटर में मारे गए, गिरफ्तारियां हुई और जिन्होंने अवैध कब्जे किए थे उस पर भी बुलडोजर चला। देखिए, सपा और बसपा की समस्या समझिए, दोनों ने समय समय पर माफियाओं को पाला पोसा, खाद पानी दिया और अभी तक इनके मन से वो उतर नहीं रहा है कि अतीक अब नहीं है इस दुनिया में। उसके नाम पर भी, चूंकि पहले उसके रसूख पर, उसकी गुंडागर्दी पर, उसकी अपराध पर ये लोग वोट लेते रहे, अब उसकी लाश पर ये काम ये लोग करना चाहते हैं। अब कोई इनको समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, अपराधियों पर जब पुलिस का हंटर चलता है, तो उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है वो खुश होती है, वो राहत का सांस लेती है। उसको अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि आज शासन कानून का है। देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर कितने मुकदमे थे, हमारी सरकार आने के बाद न्यायालय की परिधि में लाकर उसको दंड दिया गया, न्यायालय के द्वारा दंड दिलाया गया, 10 साल की सजा हुई। अफजाल के ऊपर 4 साल की सजा हुई, अतीक के ऊपर स्वयं उम्र कैद की सजा हुई। तो हमारा योगी आदित्यनाथ की सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो अपराधी है उनको कानून और संविधान के दायरे में लाया जाए और उनके ऊपर न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि करा के उनको जेलों में भेजा जाए, या जो न्यायालय उनके ऊपर निर्णय तो उस पर कार्रवाई हो। ठीक है, इसी में आरोप लगते हैं यहाँ पर कि आप पक्षपात की कार्रवाई करते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। वो यही आरोप आप पर लगाएंगे। मनीष शुक्ला जी, मैं उनसे रिएक्शन लूं बसपा के मेयर उम्मीदवार के बयान पर, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि पक्षपात के आरोप तो आप पर लगते ही लगते हैं कि आप पक्षपात करते हैं सिर्फ। देखिए, जो लोग पक्षपात कर रहे हैं और जो हमारी सरकार है, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। पिछले 6 साल में करीब 12,000 इनकाउंटर हमारी सरकार के दौरान हुआ है। करीब 24,000 अपराधी सलाखों के पीछे गए हैं और 184 दुर्दांत अपराधी पुलिस पर हमला करते समय मारे भी गए हैं। करीब 2400 घायल भी अपराधी हुए, साथ साथ 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं इन पूरी कार्रवाइयों में। अगर हम लिस्ट पढ़े तो ये अच्छी बात नहीं होगी कि हम धर्म और जाति के अपराधियों को अलग अलग कैटेगराइज करके जनता के सामने रखें। ठीक है, लेकिन ये लोग तो धर्म की राजनीति, असली राजनीति ये लोगों ने की। आतंकियों को क्यों छोड़ा, भी नावेद जी बताएंगे कि आतंकियों को छोड़ने का प्रयास आखिर अखिलेश यादव ने क्यों किया। जिन आतंकियों को पुलिस ले जा रही थी वो मर गए अगर पुलिस वैन के अंदर सपा सरकार में, ठीक, और बाद में पता चला कि बीमारी से मरे थे। 23 पुलिस वालों के ऊपर FIR 302 की कायम किया अखिलेश यादव ने। हम तो ये नहीं कर सकते। ठीक है मनीष जी, इस पर कई सवाल हैं। अभी हमारे साथ हसमत मालिक साहब भी जुड़ गए हैं, बीएसपी मेयर कैंडिडेट मेरठ, जिनके बयान के बाद अब ये चर्चा भी की जा रही है। हसमत जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये आपका रियल ऑब्जर्वेशन है या फिर चुनाव में आपको भी वोट बटोरनी है, इसी वजह से आप बड़बोले बोल रहे हैं और इसी वजह से आप बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ना उकसाते तो बीजेपी इस तरीके से काम ना करती? नहीं, मेरा मतलब तो ये है, मैं आपको बताऊं, हर मुस्लिम जानता है क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है हर मुस्लिम जानता है। अखिलेश को देख रहे हैं, सारे मुस्लिम देख रहे हैं, अखिलेश को भी देख रहे हैं सारी। पर हमारा तो मकसद यही है, हमें तो बहन जी के हाथ मजबूत करने हैं और बहन जी से हमें तो चुनाव लड़के मेयर बन के हमें तो सिर्फ विकास करना है, पब्लिक का विकास करना है। हमारे महानगर में 90 वार्ड आते हैं, 90 के 90 वार्ड को विकास करना है हमें तो। नहीं, विकास करते करते आपको अतीक और अशरफ की याद आ गई। हसरत जी,
आपको विकास करते करते, विकास की बात करते करते आपको अतीक और अशरफ की याद आ गई, तो सवाल तो फिर आपसे पूछे जाएंगे कि आपको क्यों याद आ रही है और क्यों आप अखिलेश यादव और मौजूदा सरकार को एक तराजू में तोलने का काम कर रहे हैं। डर है कि कहीं वोट बैंक न छिटक जाए? वोट बैंक की तो शिकत नहीं, मुस्लिम तो एक हो गया बहन जी पे, बसपा पे आ गया मुस्लिम। देखना आप क्या, मुस्लिम बसपा पे आ गया, वो तो अतीक के लड़के ने खुद भी वायरल हुआ, उसके लड़के ने खुद वायरल करा है इस चीज को। तो मैं आपको बताऊं बात में, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी पब्लिक जानती है, सारी पब्लिक कह रही है इस बात को। तो क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, बताएं जरा, थोड़ा सा विस्तार में बता दीजिए। मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, मैं उनसे सवाल कर लूंगी, फिर जो आप सवाल उठाएंगे, क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? अब तुम्हारे सामने है, मुसलमान आजम खान के साथ क्या हुआ, तुम देखो क्या हो रहा है। नहीं, अदालतें जो फैसला करेंगी, अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर भी यकीन नहीं करेंगे क्या? अदालतों के फैसले हैं ना हशरत मालिक साहब। ये तो देखो, नहीं तो कुछ तो पार्टी तो कुछ तो पार्टी आवाज उठाती, धरना प्रदर्शन, कुछ तो आवाज उठाती पार्टी। कहीं धरना प्रदर्शन हुआ बताओ? मुसलमानों का नेता था आजम खान, कहीं कोई धरना प्रदर्शन किसी को हुआ? नहीं, तो जो मुकदमे चल रहे हैं, जो कोर्ट सजाएं दे रही हैं, वो कोर्ट इस वजह से सजा ना दें चूंकि मुसलमान हैं, चूंकि धर्म आ रहा है आड़े, इस वजह से सजाएं देना बंद कर दें इस देश की अदालतें। आप ये कह रहे हैं, ऐसा सिस्टम चाहते हैं आप इस देश में, ऐसे विकास करेंगे? नहीं, अदालत तो बहुत बड़ी बात है, अदालत तो कोई हमारी वो नहीं है। हम तो एक समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, जो भी समाजवादी का नेता आजम खान था, उस पर कुछ धरना प्रदर्शन कुछ करा उन्होंने क्या? कहीं गए? ठीक, ऐसा है, देखो ज्यादा तो हम बोलना चाहते नहीं, हम तो एक ही बात कहते हैं, हमें तो इलेक्शन लड़ना, अपने विकास पे लड़ना। ठीक है, तो विकास की बात करिए, फिर विकास की बात करिए। कहाँ आपको आजम खान और कहाँ आपको फिर अतीक, अशरफ, ये सब याद आ रहे हैं? क्यों धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? सिर्फ विकास की बात करिए। नगर निकाय का चुनाव है, बताइए मोहल्लों में कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ। एक सेकंड हशमत जी, शादाब जी, मुसलमान एक हो रहा है, हशमत मलिक साहब कह रहे हैं, और अब खिलाफ है बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के, क्योंकि घटनाएं ऐसी हुई हैं, माफियाओं के साथ जो कार्रवाई हो रही है उसे सीधे मुसलमानों और उनके सेंटिमेंट से जोड़कर देखना क्या सही है? देखिए, रेडिकलाइजेशन तो बड़ा है, ये तो कटु सत्य है और स्वीकारना पड़ेगा। और हमने हमेशा कहा कि जब वो मर्डर्स जो है, आतंकवादी जब मर्डर कर रहे थे, कानून व्यवस्था को धत्ता बताकर, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी फेल्योर था, और वो जय श्री राम का पवित्र नारे का इस्तेमाल कर रहे थे, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि मुसलमानों के प्रति एक नफरत पैदा हुई है। लेकिन हशमत बेचारे सीधे आदमी है, वो जाल में फंस रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। उनको अपने मुद्दे पे बात करना चाहिए। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, बड़े सीधे आदमी है वो। यहाँ आपके जाल में फंस जाएंगे। उनको सीधे सीधे बोलने में डर लग रहा है कि देखिए, जय बहन जी हो, अखिलेश जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये तीनों के तीनों लोग मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते आए हैं। जांच अखिलेश यादव जी की और मायावती जी की नहीं होती है, जांच होती है आजम खान की, जांच होगी दूसरे मुस्लिम नेताओं की। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि कानून का अगर राज है, लॉ एंड ऑर्डर अगर है, तो 100 माफिया सरकारी सूची के अनुसार है। मैं मनीष जी से सिर्फ इतना कहूंगा, 100 के 100 पर समान प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कीजिए। अजय मिश्र टेनी के बेटे पर बुलडोजर नहीं चलता, रमाकांत यादव पे ये बात नहीं करते, बाकी 100 माफियाओं पर कार्रवाई कब करने जा रहे हैं आप? धर्म जाति देख करके कार्रवाई करेंगे? आपकी नाकामी है। शादाब जी, ये जो आप कह रहे हैं सर, ये आप जो कह रहे हैं कि सरकार धर्म देखकर काम करती है, मैं ये सवाल का जवाब मनीष जी से ले चुकी हूं, एक बार आपके कहने पर फिर से ले लूंगी। लेकिन जरा थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, कैसे रेडिकलाइज हो रहा है समाज, और कैसे एक माफिया की हत्या के बाद आपने समझ लिया कि दरअसल हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की लड़ाई है। ये कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया आपको साहब? आप पाराशार जी, मैं हशमत मलिक नहीं हूँ, बेचारा सीधा आदमी है, मैं जवाब तो ठीक है, आप शादाब है, मैं जान रही हूँ आप हशमत मलिक नहीं है, मैं जान रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो रेडिकलाइज्ड गुंडों ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया था। उन पे यूएपीए नहीं लगा, वो बाहर घूम रहे हैं, आज एनएसए नहीं लगा। और आज जब वो मर्डर कर रहे थे वो आतंकवादी पुलिस की कस्टडी में, तो उन्होंने जय श्री राम आंदोलन करे आपने? एक सेकंड, अरे शादाब जी सुनिए, आप हशरत मलिक साहब नहीं है, वो तो सीधे आदमी है, आप तो सीधे नहीं है ना। कितने आंदोलन कर दिए आपने, बताएंगे जरा मुझे? कितनी बार आप इस मौजूदा सरकार की आंख खोलने के लिए सड़कों पर उतर गए कि देखिए बहुत गलत हो रहा है, यूएपीए लगाइए, जिन्होंने हमला किया था उन पर?
आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हमने, चाहे सीए प्रोटेस्ट के दौरान किलिंग हुई हो, चाहे उसके कितनी उससे किलिंग पहले हुई हो, थी सीए प्रोटेस्ट के दौरान? बताएंगे, आंकड़ा संविधान दीजिए। रक्षकों की किलिंग हुई थी। कितनी? संविधान रक्षकों की किलिंग हुई थी। अरे कितनी जो किलिंग भारत हुई के थी? संविधान को बदलने वाली कितनी सरकार से किलिंग हुई थी? लोकतांत्रिक सीए अधिकारों की प्रोटेस्ट बात के कर रहे नाम थे। पर आप ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं शादाब जी, थोड़ा सा क्लियर बताइए। जनता सब जानती है, जनता सब देखती है। कितनी किलिंग हुई थी और कहां कहां पर किलिंग हुई थी, जरा बताइए। 18 किलिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिसमें मेरठ के अंदर किलिंग हुई, फिरोजाबाद के अंदर किलिंग हुई। और छोड़िए, मनीष शुक्ला जी की पुलिस इतनी काबिल है कि जो बनने का आज से 10 साल पहले इंतकाल कर चुके उनके घर पर। अच्छा, तो ऐसे रेडिकलाइज नहीं होगा, ऐसे रेडिकलाइज नहीं होगा। पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई तो ये रेडिकलाइजेशन है, और आप जो बैठकर टीवी पर ये ज्ञान दे रहे हैं, इससे रेडिकलाइजेशन नहीं होगा। हर चीज में धर्म का चश्मा लगाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए शादाब जी। आप हशरत मलिक नहीं हैं, आप शादाब हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, तो थोड़ी स्मार्टनेस से बात करिए। शांतनु गुप्ता जी, एक तरफ है बीजेपी का नारा कि अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण चलेगा, और एक तरफ है पूरा का पूरा विपक्ष जो शायद ये नहीं समझ पा रहा है कि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उन्हें करना क्या है, इस साइड खड़ा होना है या उस साइड? देखिए, मैं थोड़ा इसे ब्रॉड लूंगा साक्षी जी। 2014 के बाद पूरे देश में, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति की जो ग्रामर है, जो परिभाषा थोड़ी चेंज हुई। कैसे हुई? उसके पहले मैं कहूंगा एक आलसी तरह की राजनीति थी। आलसी राजनीति थी मतलब मैं 2-3 वोट बैंक इकट्ठे कर लूं, 30% के आसपास वोट बैंक ले आऊं तो मैं सरकार बना लूंगा। तो वो समाजवादी पार्टी में एमवाई बन जाती थी, मुस्लिम यादव, और बीएसपी में वो मीम बन जाती थी कि भाई, और दोनों के साथ था एक कोर वोट बैंक है यादव का, इधर दलितों का, और बाद में जिसने मुस्लिम वोट बैंक उसमें मिला लिया वो सरकार बना लेगा। अब 2017 के बाद या 14 के बाद पूरे देश में एक लाभार्थी की अलग वोट बैंक बन गया है कि भाई जिसको बिजली मिली है, जिसको सड़क मिला है, जिसको राशन मिला है, जिसको गैस मिला है, तो वो एक अलग ही लाभार्थी वोट बैंक है। अब ये अपनी पुरानी राजनीति में अभी भी लगे हैं, ये अपनी लिमिटेड पुरानी राजनीति में अभी भी लगे हैं। आप चाहे प्रवक्ता को उनके सुन लीजिए जो बीएसपी के मेयर कैंडिडेट है, कि भाई मुसलमान को मार दिया। अब अतीक इनके लिए मुसलमान है, अतीक इनके लिए गुंडा नहीं है। आजम खान इनके लिए एक लॉ से फरार व्यक्ति नहीं है, या जमीन हथियाने वाला व्यक्ति, इनके लिए वो मुसलमान है। तो वो अभी भी वो विक्टिम कार्ड खेल के जो बचा कुचा वोट बैंक का मुस्लिम वोट बैंक है उस पे घात लगा, कुछ इनोवेट नहीं करना चाहते हैं, ये कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, क्या कुछ काम पे अपना नहीं दिखाना चाहते हैं। तो एक मेरे ख्याल से पुरानी राजनीति है। और जो मैंने सुना कि केवल मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, नहीं भाई, आप कहां से डेटा लाते हैं? ये जो 183 जो एनकाउंटर में लोग मरे हैं, उसमें से 30% मुसलमान है, 70% उसमें गैर मुस्लिम लोग हैं। जिस दिन असद का एनकाउंटर हुआ, उसके एक दिन पहले आदित्य राणा का, जो ठाकुर व्यक्ति है, उसका आदित्य राणा का बिजनौर में एनकाउंटर है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए, ये इनके पास सिलेक्टिव डेटा पिक करके ये मुसलमानों को विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति कांग्रेस ने सबको सिखा दी, ये उसको परपेचुएट कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कब तक वोट बैंक को टांग पाएंगे लोग। शादाब जी, कब तक विक्टिम कार्ड आप लोग खेलते रहेंगे? ये कौन सी तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान बस आमने सामने तलवारें लेकर खड़े हो गए मौजूदा सरकार की वजह से? मैडम, हम तो जस्टिस कार्ड की बात करते हैं, ये विक्टिम कार्ड की बात करते हैं, हम जस्टिस कार्ड की बात करते हैं। 111 विधायक भाजपा के हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, लूट के डकैती के मुकदमे हैं। उनके खिलाफ कितनों के कार्रवाई हो गई? आजम खान पे भैंस चोरी, बकरा चोरी, मुर्गा चोरी की कार्रवाई होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने बनी दी उनकी। शादाब जी, आप बैठे हैं, अगर एक चर्चा में बैठे तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके आइए और कुछ तथ्य यहाँ पर रखिए ताकि तथ्यों के आधार पर चर्चा कर पाए। ये किस तरीके की राजनीति और ये क्या ज्ञान देने की आप कोशिश कर रहे हैं? खैर, नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ आ गए। एक सेकंड शांतनु जी, नावेद जी का मैं एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। नावेद सिद्दीकी जी, अभी तक आप बीजेपी को दोषी ठहरा रहे थे, आप कह रहे थे कि बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ताजा एग्जाम्पल है जो प्रयागराज में हुआ अतीक अशरफ हत्याकांड। अब हशमत मलिक साहब जो बीएसपी के मेयर उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं दरअसल आपने ही तो उकसाया, अखिलेश यादव ने उकसाया और योगी जी ने कार्रवाई कर दी। आप तो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? सबसे पहले ये बता दें कि मिल रही है नावेद जी। दबाव आएगा। देखिए ऐसा है प्राची जी, अब ये जो मुद्दा बार बार हम लोग लेके आ रहे हैं, अब ये नाकामी थी, सरकार की नाकामी थी, किस तरह से ये चीज हो गई, शूट आउट किस तरह से हुआ, किस तरह से पुलिस के सामने आकर के लोगों ने अंजाम दिया घटना को। मैं एक बड़ा आप लोगों के लिए खासतौर से शुरुआत करने से पहले एक गालिब का शेर है, मेरे ख्याल से मीडिया के ऊपर फिट बैठता है कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख
जुस्तजू क्या है? बात प्राची जी आपकी मुस्कुराहट बता रही, आप समझ गई हैं मेरा इशारा। नहीं सर, मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप अपने पार्टी पर बोले ना बोले, मीडिया पर जरूर 2-4 लाइन आप लोग बोलते हैं। ये आजकल नया ट्रेंड हो गया है, इस वजह से मुस्कुरा रही थी। बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बात ये है कि आज हम लोग डेवलपमेंट पे अगर बात की जाए, अगर हम लोग पुलवामा के ऊपर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आजकल एक जो कहते हैं ना, युवाओं की जो भाषा होती है, जो यूथ की जो एक भाषा शैली होती है, जिसको कहते हैं बहुत ही बर्निंग टॉपिक, हॉट टॉपिक जिसको कहते हैं, तो हम कुश्ती के ऊपर बात करें, कुछ कुश्ती के पहलवानों के ऊपर बात करें, तो ये सारी चीज करके हम किस तरह से लोगों को न्याय मिले, हमारी बहनों को न्याय मिले, हमारी जो लोग साथ हमारी बहनें वहां बैठी हुई हैं जिन्होंने प्रदेश का, अपने शहर का, देश का नाम रोशन किया। कुछ आप भी महिला हैं, आप भी उनके दर्द को समझ सकती होंगी। बिल्कुल, मैं समझती हूँ सिद्दीकी जी उनके दर्द को, और उस पर कई चर्चाएं भी की हैं, और उन तस्वीरों को बार बार देश के सामने रखा भी जा रहा है। लेकिन आज चर्चा अतीक अशरफ पर इस वजह से है कि कुछ ताजा बयान आए हैं, मीडिया कुरेद नहीं रही, आप लोग दरअसल छोड़ नहीं रहे इस मसले को, क्योंकि निकाय चुनाव है, इसलिए हमें बार बार चर्चा करनी बढ़ जा रही है। मनीष शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले नावेद सिद्दीकी साहब जो कह रहे थे कि दरअसल सब कुछ मुद्दे भटकाने की राजनीति शुरू हो गई है। आप लोग चाहते हैं कि चर्चा अतीक और अशरफ पर ही हो, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, बाकी मसले हवा हवाई हो जाएं, ये आप लोगों की मंशा है, इसी वजह से ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। देखिए प्राची जी, उमेश पाल की हत्या के दिन से अगर देखिए तो बयान कौन दे रहा है? कभी अखिलेश यादव बयान देते हैं कि गाड़ी पलटेगी तो हम गूगल से पता करा लेंगे, दिन बदल जाते हैं, ये बयान तो अखिलेश के थे। कभी राम गोपाल जी बयान देते हैं कि दरअसल अतीक तो बहुत छोटा मोटा आदमी था, थोड़ी बहुत गलती करता था, मीडिया ने उसको अपराधी बना दिया। कभी अभी हशमत जी बैठे हैं, बयान तो इनका है ना, जिस पे डिबेट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है। लेकिन दरअसल अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, तमाम विपक्ष के लोग जो है यही गुनाहगार हैं अतीक मुख्तार जैसे लोगों को पैदा करने के। अगर इनके पीछे आप देख लेंगी, क्रोनोलॉजी देखेंगी, तो सभी दल कभी न कभी इनके पीछे खड़े रहे, इनकी हैसियत बढ़ाते रहे, इनके अपराध को संरक्षण देते रहे, और जिसके बलबूते इन्होंने अकूत संपत्ति पैदा की। हम तो, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम इस चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जा रहे हैं। 6 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और 9 साल में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति। मनीष जी, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ी जो हेडलाइन है वो अभी भी इसी बात को लेकर है कि अतीक अशरफ का कैसे सफाया हो गया, कैसे उनके साम्राज्य को आपने नेस्ता नाबूद कर दिया। एक सबसे बड़े फेल्योर को आपने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बनाकर पेश कर दिया जनता के सामने। नहीं प्राची जी, फेलोर नहीं। देखिए, हम सड़क, बिजली, पानी और गांव गरीब किसान के साथ साथ एक अच्छी कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए आवश्यक होती है, सभी प्रकार के विकास के लिए, और हमने उस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए काम किया है। ये कौन भूला है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूल गया? जवाहर बाग हत्याकांड को कौन भूल गया? जियाउल हक की हत्या जो कुंडा हुई कौन भूल गया? तमाम रोज कोई न कोई घटना होती। कभी गौ तस्कर पुलिस वालों को मार दिया करते थे। तो उस कागज से आज उत्तर प्रदेश बाहर निकला है। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को निवेशक तैयार हुए हैं, जो जीता जागता प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति हुई है। ठीक है, नावेद सिद्दीकी जी, देखिए तो अब तो विकास की भी बात कर रहे हैं मनीष शुक्ला जी। इसी डिबेट पर बैठकर एक तरफ आपके सवालों का भी जवाब दे रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं। मौका आप लोग दे रहे हैं, बयान आप लोग दे रहे हैं, तो उस पर चर्चा तो करनी ही पड़ जाएगी ना सर। यूपी का निकाय चुनाव है। नहीं, देखिए, ये मनीष जी जो भी बता रहे थे, इनसे अगर आप ये हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए क्योंकि हमारी बातों का जवाब ये दे नहीं सकते, हमारी बातों का जवाब ये दे नहीं सकते। ये भाई मनीष जी, 2 मिनट मुझे भी मौका दें। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं सुन रहा था आपको, थोड़ा मुझे भी सुन, बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि मनीष जी अपनी जब पार्टी का कोई काम किया नहीं है, ये तो जाहिर है, जग जाहिर है कि कोई काम नहीं किया, सिर्फ बातें। और ये वरिष्ठ नेता जो हैं, जितने भी सीनियर शीर्ष नेतृत्व जिसको कहना चाहिए, वो ये कह चुका है कि 3-4 चीजें जो थी वो जुमलेबाजी, और जुमलेबाजी अक्सर हो जाती है। ये एक्सेप्ट किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड।
तो इन्हों के पास काम नहीं है। तो अब ये इनसे जब कुछ पूछिए तो ये सीधे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो ये नहीं किया, उनके टाइम में तो ये था, समाजवादी पार्टी में तो ये था, उनके में तो इस तरह से मार दिया जाता था, उनके में तो ऐसे। अरे भाई आप ठीक है, हमारी खामियां आप बता रहे हैं, आपसे जो सवालात किए गए, जो जनता ने जिस लिए आपको चुन के भेजा, अभी हमको तो समाजवादी को तो नहीं लाई, वो आपको लाई है ना। तो फर्ज आपका बनता है कि आप जो मौजूदा चीज है उस मौजूदा चीज को सामने रखें, इधर उधर की बात मत की। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ठीक है, आप सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन जो हशरत मलिक साहब कह रहे हैं हमारे पास साथ में बैठे हुए हैं, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि दरअसल आपको भी अब डर लग रहा है कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है, और वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमान जान चुका है कि ना अखिलेश कुछ कर सकते हैं और मौजूदा सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती है, इसलिए बस बहन जी का हाथ को मजबूत करना है। देखिए, जो भी कुछ कह रहे हैं, मैं इनको पहली बार देखा, अच्छा लगा इनको देख करके, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम वोट बैंक की राजनीति हम लोग करते नहीं। ये इल्जाम हम लोगों के ऊपर लगा, बहुत दिनों से लगता आ रहा है वोट बैंकिंग। कोई कहता है MY की राजनीति करते हैं, कोई कहता है कि अपने परिवार की करते हैं, कोई कहता है घर की, लोग कहते रहते हैं। लेकिन जो आज जो खूबसूरत देन उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो मेट्रो से लेकर के आप कहीं जाएं, 108 एम्बुलेंस से लेकर के आप दुनिया भर की चीजें हैं, बताऊंगा प्राची जी, बड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें अब हमारी तो बर्दाश्त, तो हमको क्या कहा जाता है कि वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, हम वोट बैंक की नहीं। बताइए हमारी मेट्रो में कितने मुसलमान चल रहे हैं, कितने, हशमत जी बताएं कितने हिंदू चल रहे हैं, कितने सिख चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे में बताइए क्या कोई यादव लेन है क्या कोई यादव लेन पे स्पेशल कोई यादव लेन बनाई गई है जिसपे चल रहे हैं? ये वोट बैंक की हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाई जाती है? नवीद जी, जब आप अपनी उपलब्धियों को बार बार गिनाते हैं तो आपकी फेल्योर पर भी तो चर्चा की जाएगी ना। आपको आपत्ति हो जाती है कि इतिहास उठाकर क्यों ले आते हैं, तो जो आपके फेल्योर थे, जो आप पर आरोप थे, उनको भी तो बार बार लेकर आया जाएगा ना। जब उपलब्धियां आप गिनाते हैं तो फिर इस बात का भी इंतजार रखिए, इस बात का भी एतबार रखिए कि बाकी जो तमाम सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। खैर हसरत जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जो नावेद जी कह रहे थे, ये आरोप आपके बेबुनियाद हैं, चूंकि आपको वोट बैंक का डर लग रहा है। BSP कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आप जो आपका एक वोट बैंक था उसे फिर से अपने पास ले आए। बिल्कुल हशमत जी, पहले हाफ हुए फिर साफ हुए। हशमत जी हशमत जी कितने वोट पाएंगे? आपका क्या डर लग रहा है कि आपका जो वोट बैंक है वो खिसक गया है, इसीलिए ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं आपको? नहीं, वोट बैंक कहाँ खिसका जी? जब भी मेयर बना है, या 3 बार मेयर बन गया, बहन जी का बना, जब भी मेयर बना बहन जी के बनाया मेयर। कोई सपा का तो खाता भी नहीं खुला कभी यहाँ, जो ये बैठे हैं सपा का खाता भी नहीं खुला मेड के अंदर। मेड के अंदर सपा का खाता भी नहीं खुला। जब चिन्ह मिला है, जब बहन जी का चिन्ह मिला है, हाथी का चिन्ह मिला है, जब भी मेयर 3 बार सपा का बना है, और अब 4थी बार मैं बनूंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है आपका, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है हशमत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देती हूँ मैं अभी से, लेकिन उन सवालों का जवाब दे दीजिए। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मेयर बनने जा रहे हैं अगर, तो आप विकास की बात करेंगे कि अतीक अशरफ और आजम खान का आप धर्म बताते फिरेंगे? वो पब्लिक जाननी है, खुद पब्लिक सवाल कर रही है इस चीज का। पब्लिक हम नहीं कर रहे, ज्यादा पब्लिक कर रही है। ये सबको मालूम है, सारी पब्लिक को मालूम है, आपके भी दिमाग में आ रही होगी ये बात, और सब पब्लिक के दिमाग में है। नहीं, आप बैठकर मेरा दिमाग पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है, पब्लिक का दिमाग पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं सवाल आपसे पूछा जाएगा हशमत जी, ये समय समय पर इतने बयान आप लोग क्यों दे रहे हैं? ये किस बात का डर है कि आप अतीक और अशरफ को माफिया बताने से पहले मुसलमान बताने पर तुले हुए हैं? प्राची जी, एक बहुत खूबसूरत वाकया याद आ गया, मौका दीजिए तो मैं एक सेकंड नवेद जी। हाँ, एक मुसलमान से तो मुख्यमंत्री बनने के नहीं अखिलेश यादव आएगा, जब भी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो और वादी सभी एक समाजों से बन जाएगा कोई? तो एक आदमी से, एक समाज से मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई? ये बताओ मुझे बात आप। ठीक है हशरत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान को लिए अपने दौरे बैठे हैं। ठीक है हशरत जी, हशमत जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। शांतनु जी, आप समझा पाएंगे क्या जो हशमत जी कहना चाह रहे हैं? मैं नवद जी फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, मैं अपनी बात को फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा। एक मुस्लिम वोट बैंक है जिसके पीछे सपा और बसपा बची हैं। वही इनका वोट बैंक है, उसी के लिए बयानबाजी करेंगे।
मैं थोड़ा सा उसकी कुछ फैक्ट चेक और कर, देखिए बोलने तो दीजिए। एक सेकंड हर्षवर्धन। शादाब जी ने कहा आजम खान जी को बड़ी कबर फायरिंग दी उन्होंने कि भैंस चोरी में। देखिए आप अपने फैक्ट करके आइए, उनके बाद 84 केस हैं लैंड ग्रैबिंग के, जिसमें उन्होंने नजूल की जमीन हड़पी है, उन्होंने SC ST की जमीन हड़पी है, और उनपे केवल बेल मिली है, वो भी बड़े दिनों बाद। तो आजम खान केवल भैंस चोरी में अंदर नहीं है, आजम खान के पास 84 बिल्कुल संगीन मामले हैं लैंड ग्रैबिंग के। फिर कहा गया कि भाई एक्सप्रेस वे पे यादव चलते हैं क्या? एक्सप्रेस वे यादव लेन बनाई गई है, मैं आपको बताता हूँ। जो नोएडा से बनाया गया लेन कहाँ है ये बताइए, आपके लिए कौन सी स्पेशल लेन है? 80% कंप्लीट हुआ और उसे कर दिया। उसमें इटावा के पास 10 गुना ज्यादा इंटरचेंज दिए गए, क्योंकि वो पूरी यादव बेल्ट है। भाई साहब, एक इंटरचेंज 100 करोड़ का बनता है, और बाद में उसमें केस भी हुआ। उन्होंने कम से कम 10 ज्यादा इंटरचेंज दिए, क्योंकि इटावा में जिससे अपने घर पे हाईवे ले जाए। तो यादव ले भी बनी हुई है। नावेद जी पढ़िए, तो फिर आइए डिबेट हो। नावेद जी जी आ रही मैं शादाब जी, उसके बाद आपके ऐसा है। नहीं देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किस तरह से जो बातें की जा रही हैं, और हेडफोन लगा करके ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जहाज कुछ पायलट उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन जनता इसको समझती है। इटावा में इंटरचेंज पूरे हाईवे में सबसे ज्यादा क्यों है? नहीं भाई देखिए, मुझे मेरी बात कही, ये सब अपना कारोबार चला रहे हैं। प्राची जी समझिए इस बात को। सिंपल सी बात है, इटावा में इंटरचेंज ज्यादा क्यों है? मुझे प्राची जी जो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव में इटावा में डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा इंटरचेंज नहीं, आप उन पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने सवाल तो रखेंगे ना नावेद जी। अगर आपसे कोई सवाल पूछते तो आप लोग उसे दूसरे रंग में रंगा हुआ बताने लगते हैं। इस बात से मुझे भी आपत्ति है। खैर, सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल उन्होंने उठाया है। छोड़ दीजिए कि वो कौन सा जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा नहीं। नहीं, हम किसी में रंगने की कोशिश नहीं करते। हम तो ये जानते हैं कि हर रंग के फूल हैं यहाँ, गुलशन ये हमारा, और इसको लहू से सींच के हमने है संवारा। हमको शहीदों की कसम इसको बचाना है। यहाँ देखिए सर, नावेद जी, शेरो शायरी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप मौजूदा मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? शेरो शायरी से थोड़ी ना काम चल जाएगा। सवाल ये है कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद आप लोगों का भी तो सॉफ्ट कॉर्नर जागा। क्या आप पर भारी पड़ रहा है ये तुष्टीकरण पर संतुष्टीकरण का नारा बीजेपी का? नहीं देखिए, तुष्टीकरण की हमने किया नहीं, हम तो डेवलपमेंट की राजनीति किए प्राची जी हमेशा लगातार। और मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 सेकंड देखिए, फिर वही बात एक सेकंड मुझसे कह रहे थे कि आप मत बोलिए नावेद जी। तो शांतनु भाई, ऐसा है, आप बहुत ही वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज जब आपसे पूछा जाए तब आप बताइएगा। देखिए प्राची जी, एक बहुत बढ़िया चीज सुन लीजिए। एक छोटा सा लतीफा है, मुझे मैं 30 सेकंड लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें कनेक्टेड होती है किसी चीज से। और फिर जब लतीफा देखिए, जब लतीफा हमारे देश के प्रधानमंत्री सुना सकते हैं टीवी के ऊपर आकर के, तो हम क्यों नहीं सुना सकते? हम तो बहुत जर्रा है छोटे से। आपकी शेरो शायरी भी सुन लेंगे नावेद जी। अच्छा लगता है जब बीच में मुस्कुराहट के साथ आप शेरो शायरी करने लग जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आपके नेताओं की लंबी लिस्ट है। जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो कैसे कैसे बयान सामने आए। असद का एनकाउंटर हुआ तो बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के आपने उसे फेक एनकाउंटर बता दिया, भाईचारे की हत्या आपने उसे बता दिया। तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना कि आपको डर सता रहा है कि वोट बैंक न खिसक जाए? वोट बैंक की बात नहीं है, हम तो अपना लगातार काम कर। हमने आपसे कहा कि हम लोग वोट बैंक नहीं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पर रहूंगा, इसलिए क्योंकि हमने लोगों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया। अब जनता का माइंड डाइवर्ट करके किसी तरीके से क्या किया गया, माजी में क्या हो गया, ये उसका छोड़िए। माजी का एहतराम हम करते हैं। जनता का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं नावेद जी? आपसे तो कम से कम मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। जनता जनार्दन है सर, सब देखती है कि आपने उसके लिए कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। आपने इतना काम किया होता तो आप सत्ता से कभी जाते ही नहीं। देखिए, इन लोगों का कारोबार, देखिए ऐसा है, सत्ता आती जाती रहती है और ये चलता रहता है, ये राजनीति परिस्थितियां। ठीक है, चलिए मनीष शुक्ला जी इस पर जवाब दे दीजिए जल्दी। सरकार तुष्टीकरण पे आपने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो डेवलपमेंट कर रहे थे। इनका तुष्टीकरण किस हद तक था कि योजनाओं में धर्म लाते थे। मेरी बेटी उसका कल एक योजना अखिलेश यादव लेकर आए और कहा कि मुसलमान लड़कियां हैं उनको ये वजीफा मिला करेगा। योजनाओं तक में भी धर्म लाते थे। आतंकियों को इसलिए छोड़ने का प्रयास करते थे कि एक संदेश चला जाए कि माइनॉरिटीज में कि हम आतंकियों को छोड़ दे रहे हैं। तुष्टीकरण किया करते थे। अपराधीकरण में कितना तुष्टीकरण करते थे, इसका जीता जागता उदाहरण अतीक, अशरफ, मुख्तार, अफजाल, रिजवान, ये तमाम लोग हैं आपके ऊपर लगातार वो बीच में इसके जीते जागते उदाहरण हैं। देखिए,
शुरू से इनकी राजनीति धर्म और जाति पर ही आधारित थी। अभी ये पूछ रहे थे कोई यादव लाइन है कि नहीं है, अभी शांतनु जी ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ, लखनऊ से लेकर आगरा तक जो जमीनों का मुआवजा है उसकी लिस्ट उठाकर देख लेंगी प्राची जी, तो आपको समझ में आएगा कि किस हद तक क्या किया गया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है। आज लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, अच्छी कानून व्यवस्था मिले, सबको आवास मिले, शौचालय मिले, सबको राशन मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसी आधार पर हम नगर निगम के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में गए हैं। हमें पूरा भरोसा है जनता का मत और आशीर्वाद हमारे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मिलेगा। लेकिन अपराधी शादाब जी, मनीष शुक्ला जी तो बैठे बैठे अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड गिना रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तुष्टिकरण नहीं, हम तो संतुष्टिकरण करना चाहते हैं। और उस संतुष्टिकरण में पूरा समाज है, सर्वधर्म समाज, कोई इसमें नहीं है कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, किसी को बांटा नहीं जा रहा है। इस पर क्या आपत्ति है? आपको कैसे लग रहा है कि संतुष्टिकरण नहीं हो सकता? नहीं, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है कि जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमने मुसलमानों से रिजर्वेशन लेकर हम दूसरे समाज को देंगे, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? दूसरी बात यह कि अगर उत्तर प्रदेश में, अरे शुक्ला जी आप सुना बात है, हमारे संविधान में है कि धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं होगा। अरे सुन लीजिए, धर्म के आधार पर आरक्षण से निकाला गया संविधान में है। अरे सुन लीजिए बाबा साहब, कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। शुक्ला जी आप गुंडाई मत करिए, आप एनकाउंटर मत करिए डिबेट में हमारा, अब गुंडाई मत करिए डिबेट में, गुंडाई मत करिए। मैं जानता हूं कि आप मरवा भी सकते हैं, आपके पास जय श्री राम लगा के शादाब जी बंद कर दीजिए सर, ऐसी बातों को करना बंद कर दीजिए। क्या बातें करने बैठ गए आप? एनकाउंटर, जय श्री राम, हर चीज को आप धर्म से क्यों जोड़ दे रहे हैं? जवाब दीजिए पहले। किसी के बीच में बोला, मेरे बीच में समाजवादी वाले भी चिल्ला रहे हैं, अरे कोई नहीं बोल रहा, अरे कोई नहीं बोल रहा, आप बोलिए। समय मत खराब करिए। शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए, और नावेद जी भी बोलिए। शादाब जी बोलिए। बहुत स्पष्टता के साथ एक बात पूछ रहा हूँ कि जो हम अगर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी नाकामी को पा रहे हैं, क्या सारे इलाकों के अंदर से गंदगी साफ होती है? नहीं, एक सेकंड शादाब जी, अभी आप बात कर रहे थे आरक्षण को लेकर, मनीष शुक्ला ने बताया आपको कि ये संविधान सम्मत है, तो आप आ गए रूल ऑफ बुक पर। आप कैसे एकदम जो मुद्दों को आप शिफ्ट करने लग जाते हैं? क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले एक बार फिर से मैं हशमत जी आपके पास आ रही हूँ। आपने कहा कि इस देश का मुसलमान, इस प्रदेश का मुसलमान कितना परेशान है ये सब जानते हैं, आपने मुझे भी इंक्लूड कर लिया। सर मुझे नहीं दिख रहा, आप दिखा दीजिए, शायद आपने जो चश्मा पहना है वो चश्मा मैं पहन लूं तो मुझे भी नजर आने लगेगा। बताइए जरा कैसे परेशान है? यही परेशान है। अब ये बताओ तुम, सारे तरफ ये हो रहा है, मुसलमान ही परेशान है, और कौन परेशान है बताओ तुम? नहीं कैसे परेशान है? जुमला ये है सब समाजवादी की वजह से। अरे जुमला नहीं सर, समाजवादी पार्टी के बैठे हैं प्रवक्ता, उनसे मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन प्लीज अभी थोड़ा उदाहरण के साथ समझाइएगा, फैक्ट के साथ समझाइएगा कैसे परेशान है। आपके मेरठ का ही उदाहरण दे दीजिए। चलिए मेरठ का उदाहरण कर दो, मैं तो पूरे यूपी के बता रहा हूँ। हाँ तो चलिए पूरे यूपी का बताइए, बताइए तो सही। जो भी काम हो रहा है अब बताओ क्या भाई, यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो बता रहा हूँ। हर जगह पर हर जो भी हो रहा मुसलमान के साथ ही हो रहा। अरे क्या हो रहा है हशमत साहब? कहने के लिए थोड़ी ना बातें चलती हैं। आप जनता के बीच में जाकर जुमले फेंकेंगे और जनता आपकी तरफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, वो जमाने चले गए कि आप डर दिखाकर लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ शांतनु जी आपके पास। उदाहरण दीजिए कैसे परेशान है मुसलमान? नहीं, जनता के साथ तो हम 30 साल से जुड़े हुए हैं। 3 बार पार्षद रह लिए और लोकसभा प्रभारी रह लिए। हम तो एक ही विकास का काम जानते हैं, विकास से काम करेंगे। जनता हमसे जुड़ मुसलमान रही है। कैसे परेशान है ये समझा देते सर, तो पता चल जाता कि आपको वास्तव में मुसलमानों की चिंता है। वरना मैं तो इसे जुमला ही समझूंगी कि आप जुमला समझ रहे हैं और आप भी वोट बैंक की तरह जो है मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शांतनु जी, मैं कुछ मेरठ से उदाहरण दे देता हूँ। आपने उदाहरण पूछे, मेरठ में एक मार्केट हुआ करता था, एक बाजार हुआ करता था, कार चोरी का बहुत बड़ा सोतीगंज। उसमें कई 100 दुकानें होती थी। अगर बैंगलोर में भी कार चोरी होती थी वो मेरठ में आके कटती थी। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जितनी दुकानें थी उसमें 90% दुकानें मुस्लिम समाज से थी। शायद वो बंद हो गया तो मुसलमानों को दिक्कत होती होगी।
वेस्ट यूपी में इलीगल गौकशी के बड़े बड़े कारखाने थे जहाँ पे परमिशन नहीं थी। तो योगी आदित्यनाथ ने आते ही 2017 में बंद कर दिया, तो शायद मुसलमानों को दिक्कत हुई होगी। ऐसे मैं उदाहरण गिना सकता हूँ बहुत सारे, मैं अनगिनत उदाहरण गिना सकता हूँ जहाँ पे शायद मुस्लिम समाज को दिक्कत हुई। मुस्लिम समाज को दिए। ठीक है, हशमत जी को सबसे ज्यादा शिकायत नावेद जी आपसे है, इतनी बीजेपी से भी नहीं है जितनी आपसे है, क्योंकि वोट बैंक उन्हीं के साथ टक्कर में है। देखिए, टक्कर में कोई नहीं है, इस वक्त अच्छी तरह से जानते हैं हम कहाँ हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। प्राची जी, एक अच्छा एथलीट वो होता है जब वो अपने ट्रैक पे जब दौड़ता है तो वो सामने की तरफ देखता है, ना वो दाएं देखता है ना वो बाएं, क्योंकि दाएं बाएं देखने से क्या होता है, आप अपना गोल नहीं अचीव कर सकते, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। सामने देखिए, और हम सामने देखते हैं। मुझे यहाँ डिबेट में खिड़की में जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सवालों को सुन रहा हूँ और मैं जवाब दे रहा हूँ। इसलिए क्योंकि बेबुनियाद और बेसलेस जो बातें कुछ लोग करते हैं बैठ करके कि भाई बहुत अच्छा हमने रिसर्च करके मैं आया हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ, सही सही बता रहा हूँ कि मेरठ का भी मैं उदाहरण दूंगा और यहाँ पे क्या होता है, किधर क्या होता है। ये लोग लेकर के आते हैं, दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं हमेशा। हम क्या करते हैं, हम दीवार गिराने की कोशिश करते हैं। हम तो यही कहते हैं ना, नहीं नावेद जी, बहुत हो गई सर, बहुत हो गए बड़े बड़े डायलॉग्स, बहुत हो गई बड़ी बड़ी लाइनें। सर आप भी बता दीजिए कैसे दीवार गिरा रहे हैं आप एनकाउंटर पर ये बोल के कि भाईचारा खतरे में है? भाईचारा खतरे में क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब पुलिस की सुरक्षा में जब ये चीज हत्या होती है तब उसके ऊपर समझिए, देखिए बात को किस मोड़ पे ले जाया जाए। नहीं एनकाउंटर असद का हुआ पे ले जाया जाए, एनकाउंटर असद का हुआ, एनकाउंटर पे बयान था ये। देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इससे पहले भी विकास दुबे का हुआ तो वहां भी गाड़ी पलटी, और ये तो ये मीडिया भी चला रहा था ना कि इस बार क्या कोई गाड़ी पलटेगी, क्या कोई नहीं पलटेगी। नहीं अरे शुक्ला जी सुन लीजिए आप, नावेद जी, भाईचारा मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, अपराधियों के जो इनकाउंटर लोग पे नफरत की दीवार, नफरत की दीवार, अपराधियों के इनकाउंटर पे रोक के आप नफरत की दीवार गिरा रहे हैं, इसमें भी कोई शायरी बता दीजिए, बात खत्म। चलिए ठीक है, मनीष जी, नावेद जी, हशमत जी और शांतनु जी, वक्त बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।